हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी अच्छे से दीपावली पर्व मनाए जी। चलिए अच्छे से मनाए होंगे तो आप आइए तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो तैयारी को अपना मजबूत कर लीजिए। कल की कक्षा में मतलब पिछली कक्षा में हम भारत के राष्ट्रपति प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें बात किए थे प्रमुख अनुच्छेदों पर कि कहां पर राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो हम अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 यहां तक देख चुके हैं, जिसमें हम 52 से 61 के मध्य देखे हैं कि राष्ट्रपति जो पद है उसका उल्लेख कहां पर किया गया है, उनका वेतन कितना होता है, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसके अलावा देखे हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, उनकी न्यूनतम आयु या योग्यता क्या होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात महाभियोग के बारे में देखे थे कि किस तरह से राष्ट्रपति जी को उनके पद से हम या संसद कैसे हटा सकती है उसके बारे में देखे हैं। तो आज हम पार्ट 2, जिसमें राष्ट्रपति का अगर देखें तो भाग दूसरा है, जिसमें हम बात करेंगे जो शेष अनुच्छेद हैं उनका उल्लेख कहां कहां पर है। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति के अधिकार, कर्तव्य एवं शक्तियां। आखिर राष्ट्रपति जी को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या शक्तियां हैं और क्या उनके कर्तव्य हैं, इनके बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत उन सभी बातों का उल्लेख करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उनके अधिकार या शक्तियां बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या अधिकार हैं उनके, आइए देखते हैं। तो अधिकार में सबसे पहले देखिए शांतिकालीन, दूसरा आपातकालीन और तीसरा अन्य अधिकार। इस तरह से विभाजित करके पढ़िएगा कि आखिर उनके क्या क्या ऐसे अधिकार हैं जो शांतिकालीन हैं, जिसमें अपने स्वविवेक का निर्णय नहीं ले सकते हैं। स्वविवेक क्या है, इसका अध्ययन हम करेंगे कि आखिर कौन कौन से विवेकाधीन अधिकार है जिसमें किन्हीं की भी उनको परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने स्वयं के निर्णय अनुसार किसी भी विधेयक को निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपातकालीन जो अधिकार होते हैं, राष्ट्रीय आपात जैसे 352 में उल्लेखित है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, जबकि वित्तीय आपात 360। ये तीनों जो अनुच्छेद हैं इसका आपातकालीन उपबंध अलग से है, ये भाग में भी है। तो अभी वीडियो को स्किप कीजिए और बताइए आपातकालीन उपबंध कौन से भाग में और अनुच्छेद की बात करें तो कहां से कहां तक उल्लेखित किया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपातकालीन जो उपबंध होते हैं इसका कौन से भाग में उल्लेखित किया गया है, और अनुच्छेद की बात करें तो उस भाग में कहां से कहां तक के अनुच्छेद आते हैं, अभी बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जिसके अंतर्गत हम उनके आपातकालीन क्या क्या और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात से संबंधित जो अधिकार हैं उसके बारे में या तो अभी पढ़ लेंगे या वहीं आपात उपबंध वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अन्य अधिकार में क्या है, वीटो की शक्ति क्या है कुछ देर में देखेंगे, विवेकाधीन शक्तियां क्या है इसको भी अभी बात करेंगे, और अध्यादेश की शक्ति इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हम अनुच्छेद में देखे हैं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, कल के विवरण वाले पार्ट में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 123 में अध्यादेश की शक्ति का प्रावधान है। शांतिकालीन अधिकार में क्या क्या है,
तो पहला देखिए कार्यपालिका अधिकार है। कार्यपालिका संबंधित क्या क्या उन्हें अधिकार और शक्तियां प्राप्त दी गई है, उनके बारे में अभी कुछ देर में देखेंगे। पहले रूपरेखा बना लेते हैं इसके। विधायी अधिकार क्या है इसके बारे में देखेंगे। न्यायिक अधिकार क्या है इसके बारे में देखेंगे। वित्तीय अधिकार, सैन्य अधिकार और राजनयिक अधिकार, ये जो 6 ऐसे अधिकार हैं जो शांतिकालीन अधिकार हैं। कुछ ऐसे निर्णय हैं जिन पर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। वे जैसा कहेंगे उस तरह से इनके विवेक और शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो स्वयं अपने विवेक के अनुसार, राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार किसी भी विधेयक पर निर्णय ले सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। वीटो पावर क्या होता है अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम शांतिकालीन अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक दीजिएगा शांतिकालीन अधिकार। ठीक है, आज शांतिकालीन अधिकार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। कल की कक्षा में अन्य अधिकार रहेगा जो आपका भाग 3 इस पार्ट का हो जाएगा, राष्ट्रपति का। आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं शांतिकालीन अधिकार, ये आपका राष्ट्रपति का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आपातकालीन उपबंध के बारे में उस अनुच्छेद में हम अध्ययन कर लेंगे जिस भाग में अभी आप कमेंट बॉक्स में बताए हैं। नहीं बताए होंगे तो बता दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं सैन्य शक्ति। आखिर उन्हें कौन कौन से ऐसे अधिकार मिले हैं जो सैन्य से संबंधित हैं। तो आइए बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला देखिए, राष्ट्रपति भारत के तीनों सैन्य, जल, थल और वायु, इन तीनों बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वे जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनके सर्वोच्च सेनापति तीनों पद के कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। लेकिन उनके अलग अलग जैसे विभाग हैं, जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है, इनके प्रमुखों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको याद रखेंगे कि जो जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है, इनके प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और क्या बात है सैन्य शक्तियों से संबंधित? तो कहीं युद्ध होना है, किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा करनी है या विराम करना है या रोकना है, तो इसका निर्णय भले ही संसद के द्वारा की जाती है, लेकिन इसका उद्बोधन या घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 3 बातें क्या हुआ? पहला, सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, जो जल, थल और वायु सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। दूसरा प्रमुख बात क्या है? जो विभाग हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनके प्रमुखों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और तीसरा बिंदु अभी देखे हैं कि युद्ध की घोषणा करनी है या विराम करना है, तो इसका उद्बोधन, वक्तव्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो निर्णय लेने का काम है संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ उनके सैन्य शक्तियां या सैन्य अधिकार के बारे में। दूसरा देखिए, राजनयिक शक्तियां क्या क्या हैं। तो राजनयिक शक्तियां में देख लेते हैं क्या उल्लेख किया गया है। तो विदेशी जो राजदूत होते हैं उनके स्वागत और प्रमाण पत्र की जांच की जाती है। जो भारत के राजदूत होते हैं, जिन्हें विदेशी राजदूत के नाम से जानते हैं, जो अन्य देशों में भारत का नेतृत्व करते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जैसे विदेशी राजदूत हमारे भारत में भी निवास करते हैं, उसी तरह हमारे भारतीय नागरिक दूसरे देश में हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, जिन्हें भारतीय राजदूत के नाम से जानते हैं। अगर उस देश में आप घूमने जाते हैं तो उनसे आप संपर्क में रहेंगे। तो जैसे हमारे भारत में कोई विदेशी राजदूत आता है तो उनका स्वागत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। जबकि वे आए हैं तो उनके पास कुछ न कुछ तो सर्टिफिकेट होगा,
कि जिस भी देश के वे राजदूत बनकर भारत में आए हैं तो उनके प्रमाण पत्र की भी जांच भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। दूसरा बात क्या देखे हैं, जो भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये उनके राजनयिक शक्ति या राजनयिक अधिकार हो गया। तीसरा क्या बात है, तीसरी शक्तियां उनकी अधिकार की बात करें तो कार्यपालिका शक्ति या अधिकार। ठीक है। तो कार्यपालिका अधिकार कहां पर उल्लेखित किया गया है, कल भी देखे हैं, आइए थोड़ा सा यहां भी देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अनुच्छेद 53 जहां उल्लेखित किया गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो कार्यपालिका है उसकी समस्त जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 53 में। किस आधार पर, तो व्यक्तिगत आधार पर प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, जबकि सामूहिक आधार पर आप देखेंगे जो लोकसभा या राज्यसभा है इनके सदस्य लोकसभा पे निर्भर करता है कि किनका सरकार होगा, वही व्यक्तिगत आधार पर वे राष्ट्रपति पर निर्भर रहते हैं और सामूहिक आधार पर प्रधानमंत्री पर या लोकसभा के नेतृत्व पर। तो ये अनुच्छेद 53 की बात कर रही है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 में क्या बात किया गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगा। जो भी हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वे दूसरे देश जिस भी काम से जाते हैं, जिस भी बात पर निर्णय लेते हैं, तो उन पर केवल सिग्नेचर करने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है, लेकिन सभी कार्यों का निर्वहन हमारे भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होता है, न कि प्रधानमंत्री के नाम से। ऐसा क्यों, तो प्रधानमंत्री भी या तो लोकसभा या राज्यसभा उनमें से कोई एक सदस्य का नेतृत्व करता है, न कि किसी एक संवैधानिक पद, जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, इनको लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 77 क्या हुआ, भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। तो ये आपके दो अनुच्छेद याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कार्यपालिका शक्ति से संबंधित ऐसे कौन कौन से पद हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसका प्रावधान भारतीय संविधान में कहां पर उल्लेखित किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, अनुच्छेद भी याद रखिएगा, इनके बारे में भी हम आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे। पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके आधार पर, अनुच्छेद 75(1) के तहत भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये कैसे निर्णय होता है, तो लोकसभा में बहुमत के आधार पर भारत के जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उसका निर्णय होता है। इसमें क्या है कि जो जिस भी पार्टी है, राजनीतिक जो भी पार्टी है, वे लोकसभा में जिसका ज्यादा बहुमत होता है उसे राष्ट्रपति जी के द्वारा आमंत्रित किया जाता है कि आइए आप सरकार बनाइए, और उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है, मंत्री परिषद की नियुक्ति। कैबिनेट की नियुक्ति 75(2) अनुच्छेद 75(2) के तहत की जाती है, लेकिन मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है कि जो भी विभाग प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिन्हें भी दिया जाना है, निर्णय कौन लेंगे, तो प्रधानमंत्री, लेकिन नियुक्ति का काम किया जाता है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये हो गए प्रधानमंत्री और कैबिनेट का गठन, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हुआ। तीसरा, किसकी नियुक्ति करती है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है
अनुच्छेद 76 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति की जाती है, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 या 76 में किया गया है। चौथा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, जिनका उल्लेख आपको अनुच्छेद 124 में देखने को मिलता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को देखें तो हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में उल्लेखित है। छठवां क्या है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख 148 से 151 तक है, अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151, तो इसकी भी नियुक्ति, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सातवां क्या है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 155 में है, तो इनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये उनके राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां हैं, जो कार्यपालिका प्रमुख शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रमुख 7। इसके अलावा 8वां लिखना चाहे तो लिख लीजिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, इनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि जो दिल्ली के मंत्रिपरिषद होते हैं, इनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये हो गए आपके 8वां और 9वां, एक मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। अभी कुछ देर पहले देखे कि जो सैन्य प्रमुख होते हैं, अलग अलग विभाग के जो प्रमुख होते हैं, उनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विभिन्न जो आयोग गठित किए जाते हैं समय पर, उनके प्रमुख अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिसकी अभी तैयारी आप करते हैं यूपीएससी, इनके अध्यक्ष की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख आयोग जो गठित होते हैं, उन सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये आपके हुए कार्यपालिका संबंधित शक्तियां या अधिकार। तो इसमें देखिए नियुक्ति तो कर दिए हैं, तो नियुक्ति करने के बाद पद से हटाना, किनको प्रत्यक्ष रूप से हटा सकते हैं, किस पर महाभियोग प्रक्रिया के अनुसार हटेंगे, उनके बारे में भी देख लीजिए यहीं पर। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किए हैं, तो इनको प्रत्यक्ष रूप से कभी भी हटा सकते हैं। मंत्री जो परिषद है, इनकी नियुक्ति किए हैं, तो इनको भी प्रत्यक्ष तौर पर हटा सकते हैं। भारत के महान्यायवादी, इन्हें भी प्रत्यक्ष तौर पर हटा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसके मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाएंगे। ठीक है, कैग के प्रमुख को भी महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाएंगे। जो कैग देख लिए, राज्यों के राज्यपाल हैं, इनको प्रत्यक्ष तौर पर हटा सकते हैं। ठीक है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उसको भी प्रत्यक्ष तौर पर हटा सकते हैं, उनके मंत्रिपरिषद को भी हटा सकते हैं। जबकि अन्य प्रमुख विभाग जो गठित हुए हैं, उनके अध्यक्ष या यूपीएससी के अध्यक्ष, इन सभी के प्रमुखों को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही उनको हटाया जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया जब संपन्न हो जाएगी, तभी जब भारत के राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तब उसे उस पद से पद मुक्त किया जा सकता है। तो ये हुआ तीसरा, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। चौथा देखिए, वित्तीय शक्तियां क्या क्या है। चौथा, वित्तीय शक्तियां। तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। तो वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? ताकि जो केंद्र स्तर पर है और राज्य स्तर पर है,
इन पर पैसे का बंटवारा जो लोक हित में हो, जनता के हित में हो, इसका प्रयोग किया जा सके, इसलिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है ताकि केंद्र और राज्य दोनों को पैसा वितरण किया जा सके, राशि वितरण की जा सके। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय बजट को पेश करवाता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 112 में है। बजट, ठीक है, इसको हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो इसको पेश करवाने का काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तीसरा क्या है, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण। जो भारत का एक निधि होता है आकस्मिक निधि, जिसमें संकट काल पर उसका प्रयोग किया जाता है, तो इस पर पूरी की पूरी जवाबदारी या नियंत्रण आप देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति का ही होता है। जब बहुत ही संकट दयनीय स्थिति हो तभी इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसके बारे में आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे। तो ये हुए आपके 3 वित्तीय शक्तियां, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्यपालिका शक्तियां देख लिए, ठीक है, वित्तीय शक्तियां देख लिए, सैन्य शक्तियां देख लिए, राजनयिक शक्तियां के बारे में देख लिए। आपके 2 शक्तियां बचा, एक विधायी शक्ति और दूसरा न्यायिक शक्ति। आइए इसके बारे में बात करते हैं, फिर अन्य अधिकार को कल अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर आपातकालीन जो अधिकार है उसको जिस भाग के बारे में आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताए होंगे उस पर बात करेंगे। तो चलिए आप 1 मिनट में बताइए आखिर महाभियोग क्या है। महाभियोग क्या है, अभी आप 1 मिनट में कमेंट बॉक्स में करके बताइए। फिर आगे हम चौथा, 5वां और 6वां अधिकार के बारे में बात करते हैं, फिर आज की कक्षा समाप्त करेंगे। तो चलिए आप महाभियोग के बारे में 1 मिनट में कमेंट करके बताइए। चलिए बता लिए महाभियोग क्या है। चलिए महाभियोग बता लिए होंगे, देखते हैं आगे विधायी अधिकार क्या है, उसके बाद देखेंगे न्यायिक अधिकार क्या है राष्ट्रपति के, उसके बाद आज की कक्षा समाप्त करेंगे। देखते हैं विधायी अधिकार। सबसे पहले विधायी अधिकार जहां कानून बनती है वहां की बात है कि आखिर राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, केंद्रीय विधायिका में सदस्यों का मनोनयन, लोकसभा में और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, तो लोकसभा में कितना किया जाता है, तो सिर्फ 2 सदस्यों का। वे भी कौन होते हैं, आंग्ल समुदाय के होते हैं। इसका प्रावधान कहां किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में। वहीं जो राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80(1) में। तो उनका क्षेत्र क्या होता है, जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल, ये 5 ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अगर उल्लेखनीय कार्य किए हों तो उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। ये वही मनोनीत सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है, विधेयक। विधेयक पर राष्ट्रपति के अनुमति संबंधित क्या अधिकार है, इसको 2 पार्ट में देखेंगे। केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो विधेयक होते हैं, आखिर उन्हें राष्ट्रपति जी के क्या अधिकार प्राप्त हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो विधेयक कब कानून का रूप ले लेता है, समझिए। कोई प्रारूप तैयार किया जाता है जो जनता के हित में हो, एक तरह से कहा जाए तो जो योजना अभी पास होने वाली हो, तो ये एक प्रारूप है। अगर वह लोकसभा या राज्यसभा उस स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है तो वह जो प्रारूप एक पत्र के रूप में लिखा हुआ है, जैसे ही प्रस्तुत होता है लोकसभा या राज्यसभा में,
तो वह एक विधेयक हो जाता है। ठीक है, जब विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, और जब भारत के राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले प्रारूप, विधेयक, फिर आपका कानून। तो आइए देखते हैं इनमें राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार मिले हैं। तो साधारण विधेयक पर, धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर क्या अधिकार प्राप्त है उन्हें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कोई विधेयक है तो भारत के राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला, स्वीकार कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि जो विधेयक आया है जनता के हित में है या देश की एकता के लिए सही है, तो वे उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा, यदि उनको लगता है कि जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है लेकिन जनता के हित में सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाए हैं, तो उसे डायरेक्ट अस्वीकार कर सकते हैं। तीसरा, उन्हें लगता है कि अभी सही समय नहीं है, जो विधेयक आया है उसको पारित, भले ही लोकसभा राज्यसभा से हो गया है लेकिन अभी सही समय नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रोक सकता है। तो 3 कंडीशन हुआ। चौथा कंडीशन यह है, भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा कुछ संशोधित, राष्ट्रपति को लगता है कि यहां कुछ संशोधन होना चाहिए तो उन्हें वापस भी भेज सकता है पुनर्विचार के लिए कि एक बार आप और विचार कर लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद मैं हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। तो ये 4 कंडीशन है, 4 शर्तें हैं जिनके संबंधित अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हुआ है। तो साधारण विधेयक पर देखते हैं, धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर तुलनात्मक रूप से देखते हैं। तो स्वीकृति, क्या स्वीकार कर सकते हैं? तो साधारण विधेयक पर बिल्कुल भारतीय जो राष्ट्रपति है वे स्वीकार कर सकते हैं, कोई साधारण विधेयक है। धन विधेयक को भी स्वीकार कर सकते हैं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक को भी स्वीकार करके अपना हस्ताक्षर दे सकते हैं। अस्वीकार की बात किया जाए तो साधारण कोई विधेयक आया है तो उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं, अर्थात रिजेक्ट कर सकते हैं कि वह विधेयक सही तरीके से नहीं है। लेकिन धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपने पास रोक कर कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए रख सकते हैं। वही संविधान संशोधन विधेयक को भी केवल रोक कर रख सकते हैं, डायरेक्ट अस्वीकार नहीं कर सकते। तीसरा क्या है? पुनर्विचार। तो साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा या राज्यसभा में भेज सकते हैं, जबकि जो धन विधेयक है उस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, केवल उन्हें स्वीकृति देना कंपलसरी है, अनिवार्य है। वहीं संविधान संशोधन विधेयक पर है। तो ये आपके 3 कंडीशन हो गए। वहीं कोई राज्य से संबंधित अगर राज्यपाल सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और उनका निर्णय किनको करना है, तो उनका निर्णय करना है भारत के राष्ट्रपति को, तो क्या कर सकते हैं? साधारण विधेयक संबंधित देखते हैं और धन विधेयक संबंधित जो विधेयक राज्य स्तर के हैं, तो स्वीकृति धन विधेयक को भी दे सकते हैं, साधारण विधेयक को भी दे सकते हैं। अस्वीकृति दोनों को कर सकते हैं क्योंकि वे राज्य स्तर के हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि जो विधेयक आया है, चाहे धन विधेयक हो या साधारण विधेयक हो, तो दोनों को रिजेक्ट कर सकते हैं। जबकि पुनर्विचार के लिए साधारण विधेयक को भेज सकते हैं लेकिन धन विधेयक को नहीं भेज सकते हैं। तो ये प्रमुख विधायी संबंधित अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हुआ है। आइए अगला देखते हैं कि उन्हें आखिर संसद संबंधित क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनका जो भाषण तैयार होता है वह किस तरह से होता है और कहां उन्हें लिखित किया गया है। तो सबसे पहले देखिए संसद संबंधित अधिकार जिसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में, 85 में,
क्या उल्लेख किया गया है? सत्राहुत करना, सत्रावासन करना और लोकसभा का विघटन करना। जो विधेयक है यहां पर जो देखे हैं, यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मध्य सही तरीके से अगर निर्णय नहीं हो पा रहा है तो संसद संबंधित जो अगला अधिकार उन्हें प्राप्त होता है, सत्राहुत करना, सत्र को आहूत करना, सत्रावासन करना और लोकसभा का विघटन करना। तो किस तरह से? तो सत्र का आहूत कर सकते हैं, सत्रावासन भी कर सकते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति संसद के सत्र का विघटन लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति के द्वारा किया जाता है। संसद के सत्र का विघटन की बात हो रही है, ठीक है? तो विघटन लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति के द्वारा की जा सकती है। तो ये जो प्रावधान है आपका 85 में है। केवल पूछा जाता है कि संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावासन करना भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में है। विघटन करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को न होके लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को प्राप्त है। ये बातें याद रखेंगे। अगला क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 87 में। तो कब आखिर भाषण देते हैं भारत के राष्ट्रपति जी? तो देखिए, सबसे पहले जब लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हो चुका है तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद भारत के राष्ट्रपति सभी सदस्यों को संबोधित करते हैं। दूसरा, उसके बाद जो प्रत्येक वर्ष के पश्चात प्रथम सत्र में भारत के राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं, जिसको तैयार किया जाता है उस भाषण को मंत्रिपरिषद के द्वारा, जिनका लोकसभा में बहुमत होता है, ठीक है? तो इसको भी याद रखेंगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण। अगला देखते हैं न्यायिक शक्ति। उसके बाद आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। कल अन्य जो अधिकार के बारे में देखे हैं उसको उल्लेखित करेंगे। तो देखिए न्यायिक शक्तियां क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत हम लोकसभा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, जिसका प्रावधान 124 में है, जबकि 214 में आपके हाई कोर्ट संबंधित मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश के प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है, जहां उनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्या है? आखिर भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, जो जिसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में देखने को मिलता है, तो उन्हें क्या क्या क्षमादान संबंधित अधिकार प्राप्त हुए हैं, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। यह आपके 30 शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अगर मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो। देखिए, पहला क्या है? क्षमा। राष्ट्रपति को न्यायिक संबंधित क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो पहला क्षमा। तो देखिए, कोई बंदी है, बंदी अर्थात आरोपी है, जिसे भी उसको जो भी दंड प्राप्त हुआ है, जो भी उसे सजा प्राप्त हुई है, किसे? जो आरोपी है, बंदी है, उसे पूरी तरह से दोनों को उससे क्षमा प्राप्त किया जा सकता है। किनके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन कब? जब उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति है वह दोषी नहीं है, किसी गलती के कारण या किसी न्यायालय के द्वारा अगर उनका अन्याय हो गया हो, उन्हें सही तरीके से न्याय नहीं मिला है, तब उसके दंड और आरोपी को क्षमा दिया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे सैनिकों के द्वारा जो बंदी को गिरफ्तार किया जाता है, जैसे घुसपैठी न होकर जो आम नागरिक होते हैं उनको वापस, जैसे पाकिस्तान वाले भारत को वापस कर देते हैं, उसी तरह भारत की जो सेना है वे पाकिस्तानी जो आम नागरिक होते हैं, किसी भूलवश अगर यहाँ आ जाते हैं तो उनको एक दूसरे के देश के साथ वापस कर दिया जाता है। तो ये क्षमा हुआ। दूसरा क्या है? लघुकरण। तो लघुकरण कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है और भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि वह जो सजा किया है, वह जो गलत अनैतिक जो भी कार्य अगर उस गतिविधि में शामिल रहा हो, यदि वह सही या कठोर कोई भी अगर किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो मृत्यु दंड के जगह आप उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर सकते हैं। यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लघुकरण किया जा सकता है। तीसरा क्या है? परिहार। परिहार से आशय है अवधि को कम करना।
अवधि को कम करना कैसे? मान लीजिए कोई किसी को 2 वर्ष की सजा मिली है, 2 साल जेल में रहना है। मान लीजिए कोई चोरी का आरोपी है, 2 साल का सजा प्राप्त हुआ है, लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको लगता है कि चोरी के लिए 2 साल की जगह आप उसे 1 साल का सजा दीजिए, क्योंकि वे केवल एक पॉकेट मार है, किसी का केवल पर्स ही चोरी कर रहा था। तो इस तरह से परिहार से आपका लघुकरण से है, जिसमें उनके सजा में जितने वर्ष हैं उसमें कुछ कम किया जा सकता है। चौथा, विराम। तो विराम से ऐसे आप आसान तरीके से समझ सकते हैं, रोकना। तो कब रोकेंगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति गंभीर स्थिति में है, वह सही तरीके से जेल में अपने आप को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो कुछ समय के लिए इलाज कराने के लिए उसे मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सही उपचार मिले, इसके लिए भी उसकी जो जेल में अवधि है, जितने वर्षों की सजा प्राप्त हुई है, उस बीच के ड्यूरेशन समय को कम करके आगे बढ़ाया जा सकता है कि उस बीच उनको छुट्टी दे दिया जाए, ताकि वे अपना सही तरीके से उपचार करा सके। तो ये विराम करना हुआ। पांचवा क्या है? प्रविलंबन। तो प्रविलंबन से आशा है मृत्यु दंड पर विलंब। ये सभी हमेशा होता है। तो देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि जो निर्णय है मृत्यु दंड के लिए नहीं है, जो गलत काम कोई व्यक्ति अगर किया है तो मृत्यु दंड से संबंधित नहीं है, तो उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है। लेकिन वही जनता, जो जन आंदोलन करते हैं, जन आंदोलन के साथ आक्रोशित जो व्यक्ति होते हैं, उनको देखते हुए भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है वे कभी कभी मृत्यु दंड दे देते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि जिन व्यक्तियों को मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है, यदि उन पे मृत्यु दंड पे विलंब किया जा सके, आखिर वे भी तो अपना पक्ष रख सकते हैं जिन्हें मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है, तो उनको पक्ष रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, सबूत पेश करने के लिए वे आरोपी नहीं हैं जिन्हें मृत्यु दंड होने वाला है, तो उनके मृत्यु दंड को कुछ समय के लिए विलंब किया जा सकता है, अर्थात कुछ समय उनको दिया जा सकता है, ताकि उनके बीच जो अन्याय हुआ है उन्हें न्याय प्राप्त हो सके। तो इस तरह से हुए आज की हमारा कक्षा राष्ट्रपति के अधिकार, शक्तियां एवं कर्तव्य, जिनके अंतर्गत कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में देखे हैं और प्रमुख बिंदुओं के बारे में उल्लेख किए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कल की कक्षा में हम अन्य अधिकार के बारे में देखेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको समय पर जानकारी मिल जाए। ठीक है, और जो आपसे 2 प्रश्न कक्षा के मध्य में पूछे गए हैं और अंत के दौरान में पूछे गए हैं, उन पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।